ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष के अध्याय 4 की। और अध्याय 4 का जो क्रम होगा उसमें होगा राशि परिचय, स्त्री पुरुष और सौम्य और क्रूर राशियों के भेद, राशि का तत्वज्ञान, राशियों की दिशा और कौन सी राशि किस दिशा का स्वामी है और किस दिशा में वह ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होता है। राशियों के हिसाब से उस परम पुरुष जिसको हम काल पुरुष कहते हैं उसके कुछ अंगों के भी विभेद किए गए हैं, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। शीर्ष राशियों के जो नाम हैं क्रम से उसका भी हम लोग आज अध्याय 4 में करेंगे। हालांकि तमाम लोग जो ज्योतिष के विषय में जानकारी रखते हैं उन्हें ये सब विषय जानकारी होंगी, लेकिन यह एक क्रम है ज्योतिष सीखने का। तो ज्योतिष सीखने के क्रम में ये क्रमों को रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ये दोबारा रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं जानते उनके लिए तो नया पाठ्यक्रम है ही। तो विशेष करके आप इसको रखें। अभी आपको यह वीडियो सारे निःशुल्क मिल रहे हैं, इसका कोई शुल्क चार्ज नहीं लग रहा। बाद में ये सारे वीडियो अनलिस्टेड कर दिए जाएंगे तो आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, पसंद करें और इसको ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आपको सुविधा बनी रहे। साथ में ही दृष्कांड नवांश के विषय में भी चर्चा करेंगे और नवांश जानने की सुगम विधि का भी आज हम लोग विशेष लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग जब कुंडली को प्रिडिक्ट करते हैं तो लग्न से करते हैं और लग्न से देखने पर चीज़ों को ढंग से समझाना तो आसान होता है, लेकिन नवांश की क्या महत्ता है इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे द्वादशांश और त्रिशांश की भी और समुदाय खडवर्ग की भी। जो खडवर्ग का समुदाय है उसके विषय में भी आज हम लोग इस अध्याय 4 में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए और चलेंगे आज के वीडियो की ओर। नमस्कार मित्रों, नारायण हरि, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2M में। और आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि यह वीडियो अन्य लोगों को भी प्रेषित हो सके, अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले, तो आप वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर लें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो में कोई किसी प्रकार का सुधार हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें, क्योंकि ये सब करने पर वीडियो को यूट्यूब और भी आगे लोगों तक भेजता है और अन्य लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल पाता है। तो आइए शुरू करते हैं, चलेंगे वीडियो के इस अध्याय 4 के क्रम में, और आशा करेंगे कि आप सब वीडियो पर पूरे बने रहेंगे। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए, क्योंकि जहाँ भी आप स्किप करेंगे हो सकता है आपकी कोई विशेष चीज़ छूट जाए और आप उससे वंचित रह जाएं, क्योंकि वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें। चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। पहले राशि परिचय। राशियों को चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव भी कहा गया। राशि में मेष, कर्क, तुला, मकर चर राशि कही जाती हैं और वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ को स्थिर राशि तथा मिथुन, कन्या, धनु और मीन को द्विस्वभाव राशि कहते हैं। स्त्री पुरुष एवं सौम्य क्रूर में भेद। राशियों को क्रूर व सौम्य एवं पुरुष व स्त्री की भी संज्ञा दी गई है। विषम राशियों को मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन और कुंभ क्रूर तथा पुरुष कहा है। और इसी प्रकार से युग्म राशियों को वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन को सौम्य और स्त्री राशि कहा गया। राशियों में चर तत्वों की भी कल्पना की गई है और वे ये हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व हैं। वृष, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व कहा गया। मिथुन, तुला और कुंभ को वायु तत्व तथा कर्क, वृश्चिक और मीन को जल तत्व कहा है। सरल शब्दों में यह इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेष अग्नि, वृष पृथ्वी,
मिथुन वायु और कर्क जल तत्व हैं। पुनः शेष 8 राशियों की तत्व कल्पना इसी विधि से की जाएगी। यदि राशि की दिशा की बात करें तो राशियों को दिगीश भी कहा गया है। जैसे मेष, सिंह और धनु पूर्व दिशा के स्वामी हैं, वृष, कन्या और मकर दक्षिण के, मिथुन, तुला और कुंभ पश्चिम के तथा कर्क, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा के स्वामी हैं। अथवा यूँ मानिए कि मेष पूर्व, वृष दक्षिण, मिथुन पश्चिम और कर्क उत्तर, पुनः सिंह पूर्व, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, वृश्चिक उत्तर, धनु पूर्व, मकर दक्षिण, कुंभ पश्चिम और मीन उत्तर के स्वामी होते हैं। यदि काल पुरुष के अंग की चर्चा करें तो उनके अंगों को इस प्रकार माना गया कि मेष काल पुरुष का सिर, वृष उनका मुख, मिथुन उनका गला, कर्क वक्षस्थल, सिंह हृदय, कन्या उदर है। तुला नाभि के नीचे कमर, वृश्चिक जननेंद्र एवं गुदा, धनु पैरों की संधि तथा जंघा, मकर पैरों की गांठ, कुंभ घुटने से एड़ी तक तथा मीन चरण इत्यादि को माना गया है। राशियों का शीर्षोदय इत्यादि नाम। राशियों के नाम पशु, मनुष्य आदि के नामों पर हैं। भचक्र में उदय होते समय किसी राशि का सिर से और किसी का पीठ से उदय होता है। इस प्रकार एक राशि का सिर और पैर दोनों से उदय होता है। इस कारण मेष और वृषभ को पृष्ठोदय, मिथुन को शीर्षोदय, कर्क को पृष्ठोदय, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को शीर्षोदय, धनु और मकर को पृष्ठोदय, कुंभ को शीर्षोदय और मीन को उभयोदय कहते हैं। मीन राशि का स्वामी 2 मछलियों की सी बतलाई गई है। एक की पूंछ दूसरे के मुख के समीप और दूसरी की पूंछ पहले के मुख के समीप। उदय के समय एक की पूंछ और दूसरे का मुख उदय होता है, इस कारण इसको उभयोदय कहा गया है। आप इसे ऊपर के चित्र में देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको बताई हुई बातें शांतिपूर्वक मनन और स्मरण करने में आपको थोड़ा सा प्रयत्न जरूर करना चाहिए। यद्यपि आरंभ में कुछ झंझट सा प्रतीत होगा, लेकिन अभ्यास हो जाने पर आपको यह शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं ऊपर ये आप वीडियो में ये राशि चक्र को देखें और इससे आपको समझने में आसानी भी रहेगी, जिसमें कि आप देख रहे हैं 12 राशियों का क्रम, 12 राशियों के नाम, चर व स्थिर द्विस्वभाव, क्रूर व और सौम्य, पुरुष स्त्री तत्व, दिगीश, अंश, अंग स्वामी और उदय, इस सारे का पूरा एक ऊपर दिया गया है। आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। बात कर लें राशियों के वर्ग। महर्षि पराशर ने अपने बृहद पराशर में राशियों को 16 वर्ग में लिखा है, परंतु इस छोटे से ग्रंथ में उन 16 वर्गों का उल्लेख न करके केवल खड्वर्ग का ही मुख्य 6 वर्ग है, जिनका प्रयोग फल भाग में प्राय आवश्यक है और इसको किया जाता है। इन खड्वर्गों को हम कहते क्या हैं? लग्न, एक, होरा, देशकांड, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, और इन्हीं 6 वर्गों का यहाँ सविस्तार उल्लेख मैं कर रहा हूँ। इनमें से लग्न आगामी अध्याय में आप समझेंगे और अन्य 5 वर्गों का अभी इस स्थान पर मैं चर्चा कर रहा हूँ इसी वीडियो में। तो लग्न को हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि लग्न थोड़ा सा विस्तृत चर्चा रहेगा। अभी मैं चर्चा कर लेता हूँ होरा। ऊपर मैंने भी बताया पीछे के समय में कि प्रति राशि में 30 अंश होते हैं और प्रत्येक राशि में 2 होरा होते हैं। एक होरा चंद्रमा का और दूसरा होरा सूर्य का। प्रत्येक होरा 15-15 अंश का होता है।
इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि प्रत्येक राशि में 15 अंश का होरा सूर्य और 15 अंश का चंद्रमा का होता है। अब इसमें एक बात स्थिर करने की रही कि पहले सूर्य का होरा या चंद्रमा का। इसका नियम यह है कि बिजोड़ अर्थात अयुग्म, जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियों में 15 अंश का पहले होरा सूर्य का होता है और 15 अंश सूर्य के बाद चंद्रमा का। इसके विपरीत जोड़ यानी युग्म, ये तो अभी अयुग्म थे सिंगल, अब जो जोड़े से हैं जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में पहला जो अंश है वह चंद्रमा का होरा और दूसरा 15 अंश का शेष जो है सूर्य का होरा होता है। इस नियम को समझने के लिए आइए हम लोग एक उदाहरण की कुंडली मान लेते हैं कि जैसे किसी का शनि मिथुन के 14 अंश पर है तो कहा जाएगा कि शनि सूर्य के होरा में है। पुनः समझें तो यदि वह शनि कर्क में 7 अंश में रहे तो कहा जाएगा कि शनि चंद्रमा के होरा में है। कारण कि मिथुन में बिजोड़ राशि होने से पहला होरा सूर्य का और कर्क में युग्म राशि होने से पहला होरा चंद्रमा का। तो ये दिमाग में रखने की बात है कि युग्म जो युग्म है उसमें जो पहला होरा होगा वो चंद्रमा का होरा होगा और अयुग्म में जिसमें जोड़ा नहीं है उसमें क्या होगा, पहला होरा सूर्य का होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन वहीं शनि मिथुन के 16 अंश में रहता है तो चंद्रमा का और कर्क के 16 अंश में होता है तो सूर्य का होरा कहा जाएगा। ऊपर होरा चक्र को आप देख सकते हैं। फलित विकास में इस होरा को आर्ष नहीं कहा है। आप इस होरा चक्र में ऊपर चित्र में वीडियो में देख सकते हैं। बात करेंगे देशकांड की। देशकांड होरा में प्रति राशि का 2 और देशकांड में 3 भाग किया जाता है। इस कारण प्रत्येक देशकांड 10 अंश का हुआ। अब यह देखना रहा कि कौन देशकांड किस राशि का होता है। इसका नियम यह है कि जिस राशि का देशकांड देखना होगा पहले देशकांड उसी राशि का होगा। उस राशि में पंचम राशि जो होगी उसका दूसरा देशकांड होगा और तीसरा देशकांड नवम राशि होगी और उसी का होता है। उदाहरण के रूप में मान लें कि यदि मेष राशि में देशकांड का ज्ञान करना है तो पहला देशकांड उसी राशि का अर्थात मेष का हुआ। द्वितीय देशकांड मेष से पंचम राशि अर्थात सिंह का है और तृतीय देशकांड मेष से नवम राशि अर्थात धनु का होगा। पुनः यदि कन्या राशि का देशकांड देखना हो तो पहले देशकांड कन्या का होगा, दूसरा कन्या से पंचम मकर का और तीसरा कन्या से नवम वृषभ राशि का होगा। स्मरण रहे कि देशकांड का स्वामी वही होता है जो देशकांड का राशि स्वामी होगा। जैसे मेष राशि का पहला देशकांड मेष है और तो उसका स्वामी मंगल हुआ और दूसरा देशकांड सिंह का है तो उसका स्वामी सूर्य हुआ। तीसरा देशकांड धनु का है तो अतः उसका स्वामी बृहस्पति हुआ। इसी रीत से सब देशकांडों को तथा उसके स्वामी का विचार होता है। लेकिन पंडित श्री राम यतन्योझा जी का स्पष्ट कथन है कि देशकांड विधि यवनों की है, ये यवनों की है, वो इसे यहाँ अपने भारतीय परंपरा का नहीं मानते हैं। आप देशकांड का ऊपर ये जो मैं अभी ये चित्र दे रहा हूँ इसको आप चक्र को देखें और समझें। ये जो देशकांड आजकल देते हैं ये क्या है, ये इसको कहते हैं हम लोग अगर बात कहें तो इसको कहेंगे यवनों के विषय में कि यवनों की खोज थी। हम लोग प्राचीन देशकांड का ये देखें ऊपर एक चित्र ये मैं दे रहा हूँ ये है प्राचीन। अब बात कर लें नवांश की तो इस वर्ष का फलित ज्योतिष में इसका बहुत प्रयोग होता है।
नवांश को जब भी देखना है तो आपको पूरे वर्ष भर की जो वर्तमान चल रहा है उसकी ज्योतिष को उसका फलित कहने में आसानी होती है। नवांश कुंडली बनाने की एक भिन्न प्रणाली है, वह फल कहने में बहुत उपयोगी भी होता है। इंग्लैंड आदि देश के विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अंग्रेजी ज्योतिष शास्त्र में नवांश का कुछ उल्लेख भी किया है। आशा है कि दर्शक तथा विद्यार्थीगण उस पर पूर्ण ध्यान देंगे। नवांश जैसा कि इस शब्द से ही बोध होता है कि एक राशि में नवम अंश को कहते हैं। एक राशि 30 अंश की, तो इस कारण नवांश होगा 30/9, मतलब 3 सही 1/3 अंश। अब बात यह जानने की रही कि ये नवांश प्रति राशि में किन किन राशियों के होते हैं, इसका नियम क्या है। तो इसका नियम यह है कि मेष का पहला नवांश मेष का होता है, दूसरा वृषभ का, तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, पांचवा सिंह का, छठवां कन्या का, सातवां तुला का, आठवां वृश्चिक का और नवां धनु का होता है। यहाँ मेष राशि की समाप्ति और वृष का आरंभ होता है। अब जानना यह है कि वृष पहला नवांश कौन सा होता है। इसके जानने के लिए सुगम रीति है कि मेष की अंतिम नवांश वाली राशि के बाद की राशि वृष का प्रथम नवांश होगा। इस प्रकार वृष का पहला नवांश मकर, दूसरा कुंभ, तीसरा मीन, चौथा मेष, पांचवा वृष, छठवां मिथुन, सातवां कर्क, आठवां सिंह, नौवां कन्या होगा। अब यहाँ पर वृष समाप्त हुआ, इस कारण मिथुन का पहला नवांश तुला, दूसरा वृश्चिक, तीसरा धनु आदि होगा। इसी नियम को इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रति राशि के 9 भाग किए गए हैं और इसका नाम ही नवांश है। अतः समस्त राशि मंडल अर्थात 12 राशियों में 9 × 12 अर्थात 108 नवांश हुए और फिर 108 नवांश के स्वामी मेष से आरंभ कर 12 राशियों की 9 आवृत्ति होगी, अर्थात मेष से मीन पर्यंत 9 बार जब ये नवांश के नाम से घूम जाएंगे तो वे क्रमशः 12 राशियों के नवांश होंगे। तीसरी रीत समझने की यह भी है कि नक्षत्र के 9 चरणों की एक राशि होती है और एक राशि में 9 नवांश होते हैं। इस हेतु एक नवांश नक्षत्र के ठीक एक चरण का होता है। नवांश का स्वामी नवांश की राशि का अधिपति होता है। जैसे मेष का छठा नवांश कन्या का है, इसलिए उसका स्वामी बुध है और इस प्रकार सिंह का दूसरा नवांश वृष का होता है तो उसका स्वामी शुक्र हुआ। पीछे भी हम लोगों ने वीडियो में चर्चा की कि नवांश बहुत उपयोगी विषय है, इसलिए इसके बनाने के 2 उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे किसी सूर्य सिंह के 7वें अंश में है तो नवांश चक्र को देखने से मालूम होगा कि 7वां अंश तीसरे नवांश में पड़ता है, कारण कि 3 अंश 20 कला का पहला और 6 अंश 40 कला का दूसरा नवांश जाएगा। तो इसी तरह से 3 सही 1/3 धन 3 सही 1/3 बराबर 7 अंश 40 कला, क्योंकि 7वां अंश तो 40 कला के बाद ही होता है। इसलिए सूर्य सिंह के तृतीय नवांश में हुआ जो मिथुन है और उसका स्वामी बुध है। दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए, यदि किसी का लग्न धनु के 17 अंश 10 कला का है तो उसका नवांश जानने से पहले बात देखनी होगी कि 17 अंश 10 कला कौन नवांश होगा। जोड़ने से पता लगता है कि 3 अंश 20 कला का पहला, 6 अंश 40 कला का दूसरा और 10 अंश तक का तीसरा और 13 अंश 20 कला का चौथा, 16 अंश 40 कला का 5वां नवांश है। परंतु लग्न की स्थिति 17 कला 10 अंश पर है, इसलिए लग्न धनु के 6ठ नवांश में पड़ा। चक्र को देखने से बोध होगा कि धनु का 6ठा नवांश कन्या होता है और जिसका स्वामी बुध है। नवांश को जानने की सुगम विधि पर भी चर्चा कर लेते हैं।
बिना चक्र के नवांश जानने की सुगम से सुगम रीति इस प्रकार है कि मान लें कि किसी का जन्म धनु के 17 अंश 10 कला पर हुआ। इससे यह प्रतीत हुआ कि वृश्चिक राशिगत हुई। धनु के 17 अंश 10 कला पर जन्म है। वृश्चिक मेष की 8वीं राशि है। मेष से 8वीं राशि है तो 8 राशियों के गत होने में 9 अंशों नवांश की रीत से 1 गुणे 9 गुणे 8 अर्थात 72 नवांश गत हो गए। अब धनु का 17 अंश 10 कला बीत चुका है जो छठा नवांश पड़ता है, इसलिए जन्म 72 धन 6 अर्थात 78वें नवांश में हुआ। और 78 को 12 से भाग दें क्योंकि राशियां 12 हैं तो शेष बचता है 6 और यही हुआ नवांश। मेष से छठा कन्या होता है और चक्र में देखने से भी मालूम होगा कि नवांश कन्या ही है। अगर एक उदाहरण और ले लें तो मान लें कि किसी का चंद्रमा मीन के 14वें अंश पर है। यहाँ कुंभ समस्त व्यतीत हो गया है क्योंकि मीन 15 डिग्री का है, 15 डिग्री के है ना। तो अगर अब चर्चा हो रही कि 14 डिग्री का है तो मतलब समस्त लगभग बीत ही चुका है। मेष से कुंभ की संख्या 11 है और प्रति राशि में 9 नवांश बीते। इस कारण 11 गुणे 9 बराबर 99 नवांश बीत चुके हैं। और अब देखना यह है कि मीन में कितने नवांश बीते। और देखा जाता है कि 3 अंश 20 कला पहला, 6 अंश 40 कला दूसरा तथा 10 अंश तक तीसरा, 13 अंश 20 कला का चौथा नवांश है। परंतु चंद्रमा की स्थिति 14 अंश पर है, इसलिए मीन का 5वां नवांश होगा। कुंभ तक 99 नवांश बीत चुके थे और मीन के 5वें नवांश में चंद्रमा है, अतः कुल 99 धन 5 अर्थात 104 नवांश पर चंद्रमा है। और यदि इसको 12 से भाग दें तो शेष रह जाएगा 8। और मेष से 8वां वृश्चिक होता है, इसलिए वृश्चिक के नवांश में चंद्रमा पाया जाता है जिसका स्वामी मंगल है। चंद और इस तरह से आप ऊपर चक्र को देखें तो यहाँ पर सारी चीजें चक्र में आपको स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाएंगी। नवांश जानने की एक रीति एक और भी है और पंचांग में लिखा रहता है कि कौन ग्रह किस नक्षत्र में किस चरण में किस समय प्रवेश करता है। अतः नक्षत्र का चरण जानने से भी नवांश का बोध हो सकता है। जैसे पंचांग देखने से यह बोध हुआ कि शनि मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। अश्वनी से गिनने पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है और प्रति नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इस कारण ज्येष्ठा के अंत तक 18 गुणे 4 अर्थात 72 चरण शनि चल चुका है। परंतु ज्येष्ठा के बाद नक्षत्र मूल के चतुर्थ चरण में शनि है, इसलिए ज्येष्ठा तक 72 चरण में मूल का चौथा चरण जोड़ दिया जाए तो कुल 76 चरण हुए। लेकिन पीछे बताया जा चुका है कि चरण और नवांश एक ही हैं। इस कारण 76 को 12 से भाग देने पर शेष 4 रहा तथा 4 राशि क्या है, कर्क है, इसलिए यही शनि का नवांश हुआ। आप चक्र में देख सकते हैं और आपको शीघ्रता से समझ में आ जाएगा। फिर भी दोनों नियमों से एक ही परिणाम होता है। चर राशि का पहला नवांश स्थिर राशि और पंचम और द्विस्वभाव राशि का अंतिम नवांश वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। इसको दूसरी रीत से इस प्रकार समझना चाहिए कि जिस राशि का नवांश देखना है और यदि कोई ग्रह व लग्न उस राशि के नवांश में हो
जैसे मेष राशि के मेष ही के नवांश में, वृष राशि के वृष ही के नवांश में इत्यादि। तो उन सब ग्रहों का वर्गोत्तम नवांश में रहना कहा जाता है। और यदि चक्र 14 को ऊपर जो सारणी दी गई को ध्यान से देखें तो उससे बात को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चर्चा कर लें द्वादशांश की। द्वादशांश जैसा कि शब्द से ही बोध होता है, एक राशि के 12वें अंश को कहते हैं। और एक द्वादशांश अर्थात 30 भागे 12 लगभग 2.5 अंश का होता है। द्वादशांश क्रम इस रीत से माना गया है कि मेष राशि में मेष से आरंभ कर मीन पर्यंत 12 द्वादशांश होते हैं और मिथुन में मिथुन से आरंभ कर वृष पर्यंत 12 द्वादशांश हैं। और इस प्रकार कर्क में कर्क, सिंह में सिंह, कन्या में कन्या, तुला में तुला, वृश्चिक में वृश्चिक, धनु में धनु, मकर में मकर, कुंभ में कुंभ और मीन में मीन से ही द्वादशांश का आरंभ और 12वें राशि में अंत होता है। चक्र 15 से द्वादशांश का बोध होगा। और ये अभी आप ऊपर चक्र में वीडियो में देख सकते हैं। बात कर लें त्रिशांश की। त्रिशांश शब्द से बोध होता है कि एक राशि का 30वां अंश, परंतु इसमें भेद यह है कि विषम राशि में पहला 5 अंश मंगल का, दूसरा 5 अंश शनि का, तीसरा 8 अंश बृहस्पति का, चौथा 7 अंश बुध का, पांचवा 5 अंश शुक्र का और त्रिशांश होता है। या फिर इसे इस तरह समझिए कि विजातीय घर में यदि कोई ग्रह एक अंश में 5 अंश पर्यंत रहे तो मंगल के त्रिशांश में कहा जाएगा। यदि छठे से 10वें अंश तक रहे तो शनि, 11वें से 18वें अंश तक बृहस्पति, 19वें से 25वें अंश तक बुध और 26 से 30 अंश तक रहे तो शुक्र के त्रिशांश में ग्रह कहा जाएगा। और यदि विषम न रह के सम घर में रहने पर इसके विपरीत होगा। जैसे पहला 5 अंश तक शुक्र का, दूसरा 7 अंश बुध का, तीसरा 8 अंश बृहस्पति का, चौथा 5 अंश शनि का और पांचवा 5 अंश मंगल का त्रिशांश कहा जाता है। अब आप नियमानुसार जोड़ घर अर्थात सम घर में 1 से 5 अंश तक शुक्र, 6 से 12 अंश तक बुध, 13 से 20 अंश तक बृहस्पति, 21 से 25 अंश तक शनि, 25 से 30 अंश तक मंगल का त्रिशांश होता है। चक्र में आप ऊपर देख सकते हैं कि ये बातें निम्नलिखित रूप से चक्र में स्पष्ट हैं। इन विषम अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 और 11 राशियों का त्रिशांश यूं होता है कि मंगल का 5, शनि का 5, बृहस्पति का 8, बुध का 7 और शुक्र का 5 अर्थात कुल 30। और युग्म अर्थात जोड़े में 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियों का त्रिशांश इस प्रकार होता है कि शुक्र का 5, बुध का 7, बृहस्पति का 8, शनि का 5 और मंगल का भी 5 अर्थात 30 अंश होता है। अगर चर्चा कर लें समुदाय खडवर्ग की, यहाँ पर एक ऊपर चक्र हम आपको दे रहे हैं, इसे देखें और इसको देखने से के बिना आप विशेष परिश्रम के ही खडवर्ग का आपको बोध भी हो जाएगा। चक्र को देखने की विधि यह है कि ग्रह तथा राशि स्पष्ट जानने के बाद इस चक्र के सबसे बाईं ओर के कोष्ठ में देखें कि उस स्पष्ट राश्यादि के पूर्व की कौन सी राशि आदि उस प्रथम कोष्ठ में है। उसके सामने जो राशि होरा, दृष्कांड, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश है वही खडवर्ग होते हैं या वही खडवर्ग होगा। जैसे देखना यह है कि जब रवि
एक कला 27 एक अंश 27 कला और 30 विकला का है तो उसका खड़वर्ग क्या होगा। चक्र का पहला कोष्ठ देखने से मालूम होता है कि चक्र में एक अंश 27 कला और 30 विकला है। उसके ऊपर वाले अंक 1, 26, 40 के सामने जो खड़वर्ग है वही 1, 27, 30 तक होगा। अर्थात राशि वृषभ, होरा 5 सूर्य, दृष्कांत 10 मकर, नवमांश 6 कन्या, द्वादशांश 12 मीन, त्रिशांश 8 वृश्चिक का होगा। पुनः यदि मान लें कि रवि 1, 27, 25 का है तो भी ऊपर ही वाला कोष्ठ तथा 1, 26, 40 के सामने वाला खड़वर्ग होगा। यदि पुनः देखें कि सूर्य 1, 27, 35 का है तो ऐसी अवस्था में 1, 27, 35 से कम वाली संख्या 1, 27, 30 है और इसलिए ऐसे स्थान में 1, 27, 30 के सामने वाला जो खड़वर्ग है वह उसी का खड़वर्ग होगा। अर्थात चक्र के बाएं कोष्ठ में दिए हुए अस्पष्ट के सामने जो खड़वर्ग है वही खड़वर्ग उस अस्पष्ट के बाद से आरंभ कर उसके नीचे वाले अस्पष्ट के पूर्व तक का खड़वर्ग होगा। पूरी खड़वर्ग सारणी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। यदि आप चाहते हैं तो ये पूरा खड़वर्ग का एक अलग से वीडियो आपको दे दिया जाएगा जिससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार या बार बार देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे 1, 2 बार, 3 बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी लिखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह विषय मिल सके। और यह विषय विशेष करके उन्हीं लोगों के लिए जो ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को ज्योतिष में ज़रा भी जानकारी नहीं वो इस विषय इनको समझ में नहीं आएगा। तो ज्योतिष सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को अपने विराम करेंगे। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।